नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित पार्ट 3 वाले वीडियो में 175 से आगे के प्रश्नों को बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित 175 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता चुका था। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को 175 से आगे के जो प्रश्न हैं उन्हीं को बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि दोस्तों आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 176 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि मैंने 175 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 वाले वीडियो में करा चुका है। तो यहाँ पर 176 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को किसने सबसे पहले बढ़ावा दिया। आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को सबसे पहले बढ़ावा दिया। ऑप्शन है आपके सामने नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, हीगेल या हम्बोल्ट। 176 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को किसने सबसे पहले बढ़ावा दिया, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क नहीं होगा, 176 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हीगेल होगा। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को किसने सबसे पहले बढ़ावा दिया, तो वो होगा हीगेल। 176 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, बिस्मार्क नहीं होगा, हीगेल होगा, हीगेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था उसका नाम है प्रसा। क्या नाम है? प्रसा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य अगर कोई था तो वो था प्रसा, क्योंकि प्रसा का क्षेत्र जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही बृहद था। इसलिए 177 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है, तो प्रसा। 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है जर्मनी में डायट क्या थी। जर्मनी में डायट क्या थी? एक धार्मिक सभा, व्यापार संघ, राज्यों की प्रतिनिधि सभा या फिर जर्मनी की सेना। जर्मनी में डायट दोस्तों एक प्रकार का व्यापार संघ थी। क्या थी? व्यापार संघ। यहाँ पर 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यापार संघ बाबू जर्मनी में डायट वाला नहीं होगा, जानते हैं। डायट का संबंध हो जाएगा राज्यों की प्रतिनिधि सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जर्मनी में डायट राज्यों की प्रतिनिधि एक सभा थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। यहाँ पर 178 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय किसे दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, बिस्मार्क को, हीगेल को या फ्रेडरिक महान को। तो यहाँ पर सही आंसर 179 का हो जाएगा हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। यहाँ पर 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मनी में एकीकरण के लिए जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बाबू उत्पन्न की थी, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, तो 179 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है कार्लसवाद के आदेश को किसने लागू किया था। कार्लसवाद के आदेश को लागू करने वाले कौन थे? हीगल, मेटरनिख, नेपोलियन या बिस्मार्क। 180 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। कार्लसवाद के आदेश को लागू करने वाले मेटरनिख थे, तो 180 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्लसवाद के आदेश को किसने लागू किया था? तो मेटरनिख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है बुरसेनसेप्ट क्या था। बुरसेनसेप्ट क्या था? व्यापार संघ, शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा स्थापित सभा, जर्मन संसद या फिर एक सैन्य संगठन। बुरसेनसेप्ट क्या था? बुरसेनसेप्ट एक प्रकार का शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा स्थापित सभा था, तो राइट आंसर 181 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आप लोग याद रखेंगे। बुरसेनसेप्ट एक प्रकार का शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा स्थापित एक सभा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है प्रसा का चांसलर कौन था जिसने जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर का नाम बताना है जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यहाँ पर 182 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। 182 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। प्रसा का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क। इन्होंने ही जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संपूर्ण जर्मनी के एकीकरण में अगर किसी का बाबू योगदान था तो वो था बिस्मार्क का। बिस्मार्क ने ही अपने कूटनीति के बल पर संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है जर्मनी के एकीकरण से पहले वहाँ कितने छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी के एकीकरण से पहले वहाँ कितने छोटे बड़े राज्य थे बताएंगे बाबू। जर्मनी का जब एकीकरण नहीं हुआ था तो उससे पहले जर्मनी में कितने छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे? 100, 200, 300 या 400। तो राइट आंसर होगा बाबू 300। जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, तो राइट आंसर 183 का ऑप्शन नंबर सी होगा। एकीकरण से पहले संपूर्ण जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला सवाल है 184 नंबर में जर्मनी में राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले विचारक कौन थे। आप लोग बताएंगे कि जर्मनी में राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले कौन थे, उस विचारक का नाम आपको बताना है। कांट और हीगेल, हम्बोल्ट और जैकब ग्रिम, हीगेल और अंडर्ट या फिर इनमें से सभी। बाबू जर्मनी में राष्ट्रवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले ये सभी ही विचारक हैं। कांट और हीगेल भी हैं, हम्बोल्ट और जैकब ग्रिम भी है और साथ ही हीगेल और अंडर्ट भी है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बिस्मार्क थे वो बाबू किससे प्रभावित थे? तो हीगेल के विचार से। हीगेल के विचार से बाबू वो काफ़ी प्रभावित थे, उनके विचारों के समर्थक थे। कौन? तो बिस्मार्क। यहाँ पर 184 का राइट आंसर हमारा इनमें से सभी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी 184 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जर्मन एकीकरण में आर्थिक कारकों की भूमिका निभाने वाला प्रमुख संघ कौन सा था। जर्मन एकीकरण में आर्थिक कारकों की भूमिका निभाने वाला जो प्रमुख संघ है उनका नाम बताना है। बाबू ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा। बुरसेनसेप्ट, जालवेरिन, डायट या प्रशासंघ। जर्मन एकीकरण में आर्थिक कारकों की भूमिका निभाने वाला प्रमुख संघ का नाम जालवेरिन था। क्या था? जालवेरिन। तो राइट आंसर 185 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जर्मन एकीकरण में आर्थिक कारकों की भूमिका निभाने वाले प्रमुख संघ का नाम जालवेरिन था, तो करेक्ट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है जालवेरिन क्या है। आप लोगों से पूछा गया है कि जालवेरिन क्या था। जर्मन राज्यों का सैन्य गठबंधन, व्यापारिक संघ, धार्मिक संगठन, प्रशासकीय संसद। जालवेरिन क्या था? तो बाबू जालवेरिन एक प्रकार का व्यापारिक संघ था। क्या था? व्यापारिक संघ। तो यहाँ पर 186 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जालवेरिन एक प्रकार का व्यापारिक संघ था, तो 186 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है हीगेल किस सिद्धांत से जुड़े थे। हीगेल किस सिद्धांत से जुड़े थे? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत से, समाजवाद के सिद्धांत से, उदारवाद के सिद्धांत से, या फिर फांसीवाद के सिद्धांत से। हीगेल जिस सिद्धांत से जुड़े थे आप लोगों को उस सिद्धांत का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा बाबू ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत से। हीगेल जिस सिद्धांत से जुड़े हुए थे, जिस सिद्धांत से अपना संबंध रखते थे, उसका नाम है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुई। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुई? तो राइट आंसर 188 का हो जाएगा बिस्मार्क के बाबू। संपूर्ण जर्मन के एकीकरण में अगर बाबू किसी का योगदान रहा है, अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो रही है बिस्मार्क का। बिस्मार्क ने ही बाबू अपने सैन्य बल के आधार पर, अपने कूटनीति के आधार पर और अपने बाबू बुद्धि और ज्ञान के आधार पर संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण किया था। इसीलिए संपूर्ण जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बिस्मार्क को दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बाबू जर्मनी के प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, जर्मनी का जो प्रसा राज्य था वही के चांसलर कौन थे? तो बिस्मार्क। उन्होंने ही लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। तो राइट आंसर हमारा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण में किस नीति का उपयोग किया। प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण में जिस नीति का उपयोग किया आप लोगों को उस नीति का नाम बताना है। रक्त और लोहे की नीति, अहिंसा की नीति, शांतिपूर्ण समझौता की नीति, या कूटनीतिक वार्ता की नीति। तो 189 का राइट आंसर हमारा होगा रक्त और लोहे की नीति। मैंने आप लोगों को अभी बताया बाबू कि प्रसा के जो चांसलर बिस्मार्क थे उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो हमारा बाबू 189 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण में किस नीति का उपयोग किया? तो रक्त और लोहे की नीति का, यानी कि लौह नीति का। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच किस युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण की राह आसान की? बताएंगे आप लोग। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच किस युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण की राह आसान की? बाबू जब प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार होती है और प्रसा की जीत होती है। ऑस्ट्रिया के हार के कारण बाबू जो होल्स्टीन था ना, होल्स्टीन पर किसका अधिकार था? होल्स्टीन पर बाबू ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जब प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है तो होल्स्टीन राज्य पर से ऑस्ट्रिया का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बाबू जो युद्ध होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध। क्या होगा? ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध। देखिए ऑस्ट्रो से बनेगा ऑस्ट्रिया और प्रशियन से बनेगा प्रसा। ऑस्ट्रो से क्या बनेगा? ऑस्ट्रो से बनेगा ऑस्ट्रिया और प्रसा से बनेगा बाबू प्रशियन। तो ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध के नाम से हम लोग जानेंगे किस युद्ध को? तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच होने वाले युद्ध को। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जिस युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण की राह आसान की उसका नाम है ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध। अगर बाबू आपके एग्जाम के ऑप्शन में ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध न आए तो आप लोग सेडवा युद्ध याद रखिएगा। कौन सा युद्ध? सेडवा युद्ध। सेडवा युद्ध में ही बाबू कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था। उसमें जीत होती है प्रसा की और हार होती है ऑस्ट्रिया की, क्योंकि प्रसा के समर्थन में कौन आ जाता है?
प्रसा के समर्थन में बाबू इटली आ जाता है, क्योंकि इटली के जो शासक होते हैं विक्टर एनुअल, उससे कौन संधि कर लेते हैं, उनसे बाबू जो प्रसा के चांसलर बिस्मार्क होते हैं वो संधि कर लेते हैं, उनसे वो बातचीत कर लेते हैं, उनका वो बाबू सहारा ले लेते हैं, ठीक है, उनका वो सैन्य समर्थन ले लेते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की पराजित हो जाती है। किसमें, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, बताएंगे बाबू। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था, तो सही आंसर यहाँ पर 191 का हमारा हो जाएगा 1870 ईस्वी में। बाबू फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध को कहा जाता है सेडोन युद्ध। क्या कहा जाता है, सेडोन युद्ध। सेडोन के युद्ध में फ्रांस और प्रसा दो क्षेत्रों के जो सैनिक थे, जो बाबू शासक थे, वो शामिल हुए थे। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि सेडोन युद्ध में आने वाले जो बाबू देश होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे फ्रांस और प्रसा। सेडोन युद्ध में किसने भाग लिया था, तो फ्रांस और प्रसा ने भाग लिया था। इस युद्ध में किसकी जीत होती है, तो प्रसा की, और हार किसकी होती है, तो फ्रांस की। तो 191 का बाबू अगर हम बात करें राइट आंसर का तो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में जब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है और फ्रांस जब हार जाता है तो उसके बाद बाबू संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हो जाता है। कब, तो 1871 ईस्वी में। जिस समय इटली का संपूर्ण एकीकरण होता है उसी समय बाबू जर्मनी का भी संपूर्ण एकीकरण होता है। इटली और जर्मनी इन दोनों देशों का एकीकरण एक साथ ही होता है, ठीक है, एक साथ ही इन दोनों देशों का एकीकरण होता है। कब, तो 1871 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो जर्मनी के शासक बाबू थे, कौन, जर्मनी के शासक कौन थे, तो बाबू जर्मनी के शासक विलियम थे, जिन्होंने प्रसा का चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त किया था। तो बाबू बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 ईस्वी तक बाबू संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए, तो फ्रांस और प्रसा के युद्ध के लिए, याद रखेंगे। अगला सवाल है, फ्रेंको प्रशियन युद्ध में फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रेंको यानी कि फ्रांस, प्रशियन यानी कि प्रसा। फ्रांस और प्रसा युद्ध में फ्रांस का सम्राट कौन था, तो बाबू हो जाएगा यहाँ पर 192 का राइट आंसर नेपोलियन तृतीय। फ्रांस और प्रसा युद्ध में फ्रांस का सम्राट कौन था, तो नेपोलियन तृतीय। बाबू नेपोलियन तृतीय के साथ ही ना काउंट काबूर बाबू उससे संधि करते हैं, आप ही बताइए। नेपोलियन तृतीय के साथ ही काउंट काबूर संधि करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय फ्रांस का सम्राट कौन होगा, उस समय फ्रांस का सम्राट बाबू नेपोलियन तृतीय होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 192 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेपोलियन वन तो नहीं होगा, क्योंकि नेपोलियन वन को हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। लुई फिलिप नहीं होगा, क्योंकि लुई फिलिप बाबू सन 1848 की क्रांति में ही राजगद्दी को छोड़कर भाग जाता है, फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला जाता है। तो लुई फिलिप भी नहीं होगा, और साथ ही बाबू चार्ल्स 10 भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ल्स 10 1830 की क्रांति 28 जुलाई 1830 की क्रांति में ही बाबू अपने फ्रांस की राजगद्दी को छोड़कर वो भाग जाता है। जब छोड़कर भाग जाता है तो उसी समय बाबू फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए तो वो होगा नेपोलियन तृतीय। जब चार्ल्स 10 और लुई फिलिप की हार हो जाती है, जब ये दोनों बाबू अपने फ्रांस के राजगद्दी को छोड़कर भाग जाते हैं, तो उसके बाद जो नया शासक बनता है वो बनता है लुई नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन तृतीय। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। लुई नेपोलियन को ही नेपोलियन तृतीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट कौन बना। 1871 ईस्वी में जर्मनी का जो सम्राट बना था वो कौन बना था बाबू, तो 193 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम प्रथम। 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट कौन था, तो विलियम प्रथम। किसके देहांत के बाद है, तो अपने भाई के देहांत के बाद। उनका भाई कौन था, तो फ्रेडरिक विलियम, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम का
जब देहांत हो चुका था, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद बाबू फ्रेडरिक विलियम का जो भाई विलियम प्रथम है वही जर्मनी का सम्राट बना था। और बाबू वो कैसा था? वो बाबू उदारवादी था, वो बाबू कैसा था? वो जनता के हित में काम करने वाला था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। वो राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। उसके अंदर बाबू कैसे विचारधारा थे? उसके अंदर उदारवादी विचारधारा थे। ठीक है, वो वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं था, बल्कि वो उनका समर्थन करता था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर विलियम प्रथम बाबू जर्मनी का सम्राट नहीं होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। बाबू जब जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम बनते हैं तो बाबू इनके नेतृत्व में ही प्रासा का चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद बाबू बिस्मार्क अपने कूटनीति के बल पर संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर पाते हैं। और उनका जो एकीकरण संपन्न होता है वो संपन्न होता है 1871 ईस्वी को। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बाबू अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है बिस्मार्क को किस उपनाम से जाना जाता है? बिस्मार्क को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आयरन चांसलर, यानी कि लोहे का चांसलर। बिस्मार्क को बाबू लोहे के चांसलर के नाम से जाना जाता है। तो 194 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आयरन चांसलर बोलिए या फिर लोहे का चांसलर बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में बिस्मार्क को किस उपनाम से जाना जाता है तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? तो बाबू आप लोगों का जवाब होगा आयरन चांसलर या फिर लौह चांसलर। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया बाबू कि जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। जिस वर्ष इटली का एकीकरण पूरा हुआ था उसी वर्ष बाबू जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हुआ था। तो करेक्ट आंसर 1871 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा गया है 196 नंबर में 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव जर्मनी पर पड़ा? बाबू जब 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होती है तो उसका प्रभाव जर्मनी पर क्या पड़ता है? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में ही जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक होता है वो बाबू ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड भागता है। वो बाबू अपना युग समाप्त करता है, अपना शासन समाप्त करता है। 1848 की जो क्रांति होती है उस क्रांति को दबाना ऑस्ट्रिया के लिए काफ़ी बाबू मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक होता है उसके लिए काफ़ी दोस्तों असंभव हो जाता है। इसी कारण वो क्या करता है? इसी कारण वो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। अगर वो इंग्लैंड नहीं भागता तो बाबू उसे मार भी लोग देते। ठीक है, जो फ्रांस के राष्ट्रवादी जो बाबू वहाँ के लोग होते, जो जनता होती, वो उसको मार भी देते, मेटरनिक को मार भी देते हैं। क्योंकि मेटरनिक कैसा था? मेटरनिक बाबू कट्टर था, कट्टरवादी था, निरंकुशवादी था। वो किसी भी प्रकार का वैधानिक, सामाजिक या आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। वो बस चाहता था कि मेरा साम्राज्य बना रहे, मेरा बस निरंकुश जो साम्राज्य है वो यथावत बना रहे। ठीक है, तो हमारा बाबू अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए सही आंसर का तो वो क्या होगा? बोला गया है 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव जर्मनी पर पड़ा? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा मेटरनिक युग का अंत हुआ। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण मेटरनिक युग का अंत हो जाता है। जब मेटरनिक युग का अंत हो जाता है तो संपूर्ण यूरोप से बाबू मेटरनिक का जो प्रभुत्व है, जो उसकी सत्ता है वो समाप्त हो जाती है। जब मेटरनिक की सत्ता संपूर्ण यूरोप के देशों से जब समाप्त हो जाती है तो वहाँ के रहने वाले कुल जितने सारे बाबू निवासी होते हैं, जितने सारे लोग होते हैं, जितने सारे नागरिक होते हैं, उनके लिए आंदोलन करना काफ़ी आसान हो जाता है। उनके लिए अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद का एकीकरण करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है 197 नंबर, इसमें कहा गया है फ्रेडरिक विलियम ने जर्मनी के नेतृत्व का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया? बाबू जो फ्रेडरिक विलियम था वो बाबू किसके समर्थन में था? वो ऑस्ट्रिया के समर्थन में था, वो ऑस्ट्रिया के साथ था, वो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में रहकर ही हर काम किया करता था। इसलिए वो ऑस्ट्रिया के
के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, ठीक है, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिख। अगर फ्रेडरिक विलियम ऑस्ट्रिया के खिलाफ जाता, अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ कोई भी कदम उठाता, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के द्वारा फ्रेडरिक विलियम को दबा दिया जाता, क्योंकि उस समय जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख थे तो बाबू उनकी जो सत्ता थी वो काफ़ी दोस्तों बड़ी थी। उनका दोस्तों जो दबाव था इस संपूर्ण यूरोप पर वो बहुत ही ज़्यादा था। सारे यूरोप के जो सम्राट हुआ करते थे, यूरोप के अलग अलग देशों के जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो बाबू मेटरनिख के नीतियों से डरा करते थे। मेटरनिख की जो भी नीतियाँ थी उनसे वो डरा करते थे, उनके नीतियों के खिलाफ कोई भी शासक नहीं जाता था। तो बाबू इसलिए जो फ्रेडरिक विलियम थे वो बिल्कुल भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ नहीं जाते थे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, वह ऑस्ट्रिया के संघर्ष से बचना चाहता था। क्या बाबू, वह ऑस्ट्रिया के संघर्ष से बचना चाहता था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। कौन, तो फ्रेडरिक विलियम, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम ने जर्मनी का नेतृत्व का प्रस्ताव इसीलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के संघर्ष से बचना चाहता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 197 का सही आंसर होगा। और साथ ही बाबू जो फ्रेडरिक विलियम था वो निरंकुश था, ठीक है, वो निरंकुश था। वो किसी भी प्रकार का बाबू लोकतांत्रिक सुधार नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी लोकतांत्रिक सुधार उसके शासन में हो, उसके राज्य में हो, उसके देश में हो। वो नहीं चाहता था कि उसके शासन में कोई भी राष्ट्रवादी विचार पनपे, लोगों में जागृत हो। तो इसलिए बाबू वो ऑस्ट्रिया का समर्थन करता था और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर प्रसा पर बाबू वो शासन करता था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन इसके जैसा इसका भाई बिल्कुल भी नहीं था। कौन भाई, तो विलियम प्रथम, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 198 नंबर, इसमें कहा गया है 1848 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा कौन थी। 1848 ईस्वी में जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, जर्मनी के एकीकरण का जब प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय सबसे बड़ी बाधा कौन थी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या रूस। तो बाबू 198 का सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। 1848 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा थी तो वो था बाबू ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, याद रखेंगे। जब ऑस्ट्रिया में मेटरनिख की सत्ता समाप्त हो जाती है, मेटरनिख का युग खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी बाबू जो ऑस्ट्रिया का नया शासक आता है, मेटरनिख के बाद भी जो ऑस्ट्रिया का नया शासक आता है वो भी कैसा होता है, वो भी बाबू मेटरनिख के विचारों का ही होता है। मेटरनिख के जैसा ही कट्टरवादी होता है, मेटरनिख के जैसा ही निरंकुशवादी होता है। इसीलिए बाबू ऑस्ट्रिया का चांसलर क्या करता है, अपने देश में कोई भी सुधार नहीं करता है, अपने देश में बाबू वो कोई भी लोकतांत्रिक विचार को बढ़ने नहीं देता है। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया से बाकी जो अन्य देश होते हैं यूरोप के, वो डरते थे कोई भी बाबू राष्ट्रवाद के प्रति समर्थन लेने में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1848 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई था तो वो था ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, जर्मनी के किन राज्यों में 1848 ईस्वी में लोकतांत्रिक विद्रोह हुए थे। जर्मनी के उन राज्यों का नाम बताना है जहां 1848 ईस्वी में लोकतांत्रिक विद्रोह हुए थे। तो राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा 199 का ऑप्शन नंबर बी, सेक्सोनी और हनोवर। कौन सा बाबू, सेक्सोनी और हनोवर। लेकिन बाद में इन राज्यों के जो बाबू लोग थे, जो जनता थी, जो वहाँ के नागरिक थे, उनको दबा दिया गया। किनके द्वारा, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के द्वारा दबा दिया गया। इनके आंदोलन को कुचल दिया गया ताकि राष्ट्रवादी जो भावना है वो बिल्कुल भी आगे ना बढ़ सके, बिल्कुल भी आगे प्रसारित ना हो सके। ये लोग बिल्कुल भी अपने राष्ट्र के लिए मांग ना करें, अपने गणतंत्र स्वराज्य के लिए बिल्कुल भी मांग ना करें। इसीलिए ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा ने मिलकर क्या किया था, इनके आंदोलन को दबा दिया था। तो राइट आंसर 199 का होगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी के सेक्सोनी और हनोवर राज्यों में 1848 में लोकतांत्रिक विद्रोह हुए थे, लेकिन आगे चलकर इस विद्रोह को दबा दिया जाता है ऑस्ट्रिया और प्रसा के द्वारा, क्योंकि उस समय बाबू जर्मनी का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र प्रसा था और उसके बाद यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी आप लोग समझ कर रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी
उपयोगी है। किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, हर एक प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं होगा तो ठीक है। यहाँ पर आते हैं 200 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है विलियम प्रथम कौन था? फ्रांस का सम्राट, प्रसा का शासक, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या रूस का जार? विलियम प्रथम कौन था? तो प्रसा का शासक। विलियम प्रथम के पहले प्रसा का शासक कौन था? तो फ्रेडरिक विलियम। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद नया शासक कौन बना? तो उसका भाई विलियम प्रथम। तो याद रखिएगा विलियम प्रथम कौन था? तो प्रसा का शासक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही 200 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। विलियम प्रथम कैसा था? तो बाबू विलियम प्रथम उदारवादी विचारों का था। उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी बाबू निरंकुशवादी गुण नहीं थे, उसके अंदर कोई भी कट्टरवादी गुण नहीं थे। वो बाबू अपने राष्ट्र से प्रेम करता था, अपने राष्ट्र के लोगों से प्रेम करता था। वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था, लोकतांत्रिक विचारों का वो समर्थन करता था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किसे चांसलर नियुक्त किया? तो मैंने आप लोगों को बता चुका है कि विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा का चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त किया था, क्योंकि बिस्मार्क काउंट काबूर के भांति ही कूटनीतिज्ञ था। कैसा था बाबू? कूटनीतिज्ञ। जिस प्रकार से काउंट काबूर ने अपने कूटनीति और बुद्धि के आधार पर संपूर्ण इटली का एकीकरण किया था। संपूर्ण इटली का एकीकरण तो काउंट काबूर नहीं कर पाए थे, क्योंकि सन 1862 ईस्वी में ही काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाबू उत्तरी इटली और मध्य इटली का जो एकीकरण है वो बाबू अपने कूटनीति के बल पर काउंट काबूर कर देते हैं। शेष जो इटली का एकीकरण होता है वो बाबू गैरिबाल्डी और जो विक्टर एनुअल होते हैं वो मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काउंट काबूर के तरह ही कूटनीति कैसा था? तो बाबू बिस्मार्क का था। काउंट काबूर के भांति ही, काउंट काबूर के जैसा ही कूटनीति कैसा था? काउंट काबूर के भांति ही कूटनीति किनका था? तो बिस्मार्क का। ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर वे कूटनीति के बल पर नहीं चलते, अगर वे अपने कूटनीति के आधार पर बिल्कुल भी जर्मनी का एकीकरण नहीं करते, तो जर्मनी का एकीकरण बिल्कुल भी संपन्न नहीं होता। जर्मनी इसी तरीके से दोस्तों आज भी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त होता। वहाँ बिल्कुल भी बाबू राष्ट्रवाद की जो भावना होती वो नहीं जागृत होती। अगर होती भी तो शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा, शक्तिशाली देशों के द्वारा उन राष्ट्रवादी भावनाओं को दबा दिया जाता। ठीक है। तो हमें ऐसे बाबू महान पुरुषों का, हमें ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का बिल्कुल भी जो उपकार है वो नहीं भूलना चाहिए। अगर ये आज इस धरती पर जन्म ना लिए होते हैं तो बिल्कुल भी ये काम नहीं हो पाता जो काम उन्होंने किया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगर बाबू फ्रेडरिक विलियम नहीं मरता, उसका भाई अगर प्रसा का शासक नहीं बनता, तो क्या वो बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करता? आप ही बताइए। बिल्कुल भी बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त नहीं करता। अगर बाबू बिस्मार्क जब प्रसा का चांसलर नहीं बनते तो क्या उनके लिए आसान होता जर्मनी का एकीकरण करना? उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता जर्मनी का एकीकरण करना। जब विलियम प्रथम के द्वारा प्रसा का चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त कर दिया जाता है तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है जर्मनी का एकीकरण करना। ठीक है। आगे वो अपने कूटनीति के बल पर बाबू देशों से युद्ध करके उनके रियायतों को छीनकर, उनके सत्ता को छीनकर वो क्या करते हैं? जर्मनी में मिला लेते हैं और इस तरीके से अपने संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण वो कर पाते हैं 1871 ईस्वी तक। तो हमारा बाबू यहाँ पर सही आंसर 201 का होगा। याद रखिएगा बिस्मार्क। ठीक है। क्योंकि प्रसा का चांसलर कौन होते हैं? बिस्मार्क। अगला प्रश्न है बिस्मार्क किस विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो सही आंसर होगा हीगेल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के विचारधारा से। बिस्मार्क हीगेल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के विचारधारा से काफी प्रभावित थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीगेल के विचारों से कौन प्रभावित थे? तो बिस्मार्क। इसलिए बाबू कहा जाता है कि बिस्मार्क हीगेल के विचारों के समर्थक थे। उनके वो बाबू काफी उनके विचारों को वो मानने वाले थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला सवाल है, बिस्मार्क किस नीति का समर्थन था? बिस्मार्क किस नीति का समर्थक था? बिस्मार्क किस नीति का समर्थक था? तो राइट आंसर होगा रक्त और लोहे की नीति। आप सभी जानते होंगे बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया? तो रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किया था। किसने? तो बिस्मार्क ने। बाबू बिस्मार्क ने जब रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किया तो उसके बाद से ही उन्होंने सैन्य जो समर्थन है, सैन्य जो सेवा है वो अपने देश में बढ़ानी शुरू कर दी थी। अपने प्रसा देश में सैन्य सेवा बढ़ानी शुरू कर दी थी। सैन्य का जो संख्या थी, सैनिकों की जो संख्या थी वो बढ़ानी शुरू कर दी थी। किसने? तो बिस्मार्क ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उनका मानना यह था कि बिना सैन्य समर्थन के, बिना सैनिकों के सहयोग से हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। अगर वो अहिंसा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगर वो बाबू अहिंसावादी होते हैं तो बिल्कुल भी जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए देशों से युद्ध करना आवश्यक था, जिन देशों का आधिपत्य जर्मनी के क्षेत्रों पर था। बाबू जब उन्होंने देशों के साथ युद्ध किया, युद्ध करके उनको हराया, तभी जाकर उनका जो आधिपत्य है, उनका जो प्रभाव है वो जर्मनी के क्षेत्रों से समाप्त हुआ और उसके बाद जर्मनी को एकीकरण करके, एकीकृत करके एक स्वतंत्र गणराज्य नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता था? जर्मन संसद को क्या कहा जाता था? डायट, पार्लियामेंट, असेंबली या काउंसिल? जर्मन संसद को कहा जाता था डायट। क्या कहा जाता था? डायट। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 204 का ऑप्शन नंबर ए होगा। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो डायट। याद रखेंगे, जर्मन संसद को ही डायट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, निम्न में से जर्मनी देश का मध्यकाल का समय है। निम्न में से जर्मनी देश का मध्यकाल का जो समय है वो बाबू लगभग कितना है? लगभग 600 ईस्वी, लगभग 800 ईस्वी, लगभग 700 ईस्वी या लगभग 300 ईस्वी? जर्मनी देश का जो मध्यकाल का समय है वो है बाबू क्या? तो वो है लगभग 300 ईस्वी। 300 की 800? यहाँ पर बाबू जानते हैं हो जाएगा हमारा सही आंसर क्या? यहाँ पर हमारा 205 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 800 ईस्वी। 800 ना, 800 बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। जर्मनी देश का मध्यकाल का जो समय था वो था 800 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसी समय जर्मनी बाबू कितने भागों में विभक्त था? तो 300 भागों में विभक्त था। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने 1848 ईस्वी के लोकतांत्रिक विद्रोह को क्यों कुचल दिया? क्योंकि उस समय बाबू पूरे यूरोप में प्रसा और ऑस्ट्रिया काफ़ी शक्तिशाली देश था। उस समय प्रसा और ऑस्ट्रिया क्या था? पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप महादेश का सबसे शक्तिशाली देश था। इसीलिए दोस्तों इन देशों ने मिलकर क्या किया था? लोकतांत्रिक विद्रोह को कुचल दिया था, क्योंकि इनका दोस्तों मकसद ही था लोकतांत्रिक विद्रोह को कुचलना। क्योंकि दोस्तों इन्होंने सम्मेलन किया था। किस सम्मेलन में? तो वियना सम्मेलन में। वियना सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया था? तो ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर बाबू, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन शक्तिशाली राष्ट्रों ने मिलकर, इन शक्तिशाली देशों ने मिलकर बाबू क्या निर्णय लिया था? उन्होंने निर्णय लिया था कि हम यूरोप में कोई भी राष्ट्रवादी भावना बढ़ने नहीं देंगे, कोई भी क्रांतिकारी विचार फैलने नहीं देंगे। कहीं पर भी कोई भी अगर क्रांतिकारी विचारक दिखाई देता है, कहीं पर भी कोई भी अगर राष्ट्रवाद को लेकर कोई भी नागरिक आंदोलन शुरू होता है तो उसको जल्द से जल्द दबाना होगा। अगर उसको नहीं दबाया जाएगा तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा, पूरा का पूरा जो यूरोप होगा वो राष्ट्रवाद से प्रभावित हो जाएगा, वो राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा यूरोप राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो जाएगा तो हमें इन सभी राष्ट्रवादियों को, हमें इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दबाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब फ्रांस में 1789 की क्रांति होती है, जब फ्रांस देश में, यूरोप के जब फ्रांस देश में 1789 की क्रांति होती है तो उस समय ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ जाती है, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है। इसी के आधार पर मेटरनिक ने कहा था कि जब यूरोप के फ्रांस में बाबू, जब फ्रांस बाबू छींकता है, जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा जो यूरोप के देश होते हैं वो छींकना शुरू कर देता है। ऐसा कहना किसका था? तो मेटरनिक का।
जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक होते हैं उनका यह कहना था कि अगर फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा का पूरा जो यूरोप होता है, पूरा का पूरा यूरोप के जो देश होते हैं वो छींकना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी फ्रांस में स्वतंत्रता सेनानियों का अगर आंदोलन देखने को मिलता है तो पूरे यूरोप में ही स्वतंत्रता की मांग शुरू हो जाती है। इसलिए इनकी मांग पूरी करने से पहले, इनके मांग को आगे बढ़ाने से पहले, इनके आंदोलन को आगे बढ़ने से पहले दबाना होगा। यही बाबू इनका उद्देश्य था। किनका? तो वियना कांग्रेस का। ठीक है, वियना कांग्रेस का बस यही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से गणतांत्रिक विचारों का हमें विरोध करना होगा और जितने भी जनवादी आंदोलन है उसको दबाना होगा। ठीक है, और पूरे यूरोप में निरंकुशवादी कट्टरवादी विचारों को रखना होगा। ठीक है, अपना जो शासन होगा उसको समाप्त नहीं करना होगा, अपने शासन को बनाए रखना होगा। और वो शासन कैसा था? तो वो शासन था बाबू निरंकुशवादी। ठीक है, उसके शासन से पूरे यूरोप के लोग काफ़ी दोस्तों परेशान हो चुके थे, काफ़ी दोस्तों वो दुखित हो चुके थे। किसके शासन से? तो ऑस्ट्रिया के बाबू शासन से। ऑस्ट्रिया के शासन में किसका बाबू शासक था? ऑस्ट्रिया के शासन में कौन राजा था? तो बाबू मेटरनिक। याद रखेंगे, ठीक ना। मेटरनिक बहुत ही खराब राजा था, बहुत ही दोस्तों वो कट्टरवादी राजा था। वो बहुत ही दोस्तों खराब और बहुत ही दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कट्टरवादी विचारों का राजा था। ठीक है, किसी भी प्रकार का वो सुधार नहीं चाहता था अपने देश में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं चाहता था। 40 वर्षों तक पूरे यूरोप में वो राज करता है। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक। कौन? तो मेटरनिक है। अपने अधीन ही यूरोप के संपूर्ण देश को वो रखता है, संपूर्ण देश के राजाओं को अपने अधीन ही रखता है ताकि उसकी सत्ता दोस्तों उसके जीवन काल तक बनी रहे। बुढ़ापे तक वो बाबू राज करता है, बुढ़ापे तक वो पूरे यूरोप में राज करता है। उसके कारण ही पूरा यूरोप का जो आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति होती है वो काफ़ी दयनीय हो जाती है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि दोस्तों जब ऑस्ट्रिया छोड़कर जब मेटरनिक इंग्लैंड भागता है तो उसके बाद ऑस्ट्रिया इतना पीछे चला जाता है कि उसकी गिनती यूरोप के सबसे पिछड़े देशों में होने लगती है। उसकी गिनती किस देशों में होने लगती है? तो यूरोप के सबसे पिछड़े देशों में होने लगती है। अगर ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक होते हैं, अगर वो अपने देश के साथ ऐसा नहीं करते तो ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जैसा कि बाबू उस समय था जब ऑस्ट्रिया को आज़ादी मिली थी, जब ऑस्ट्रिया में स्वतंत्रता सेनानियों के मांग के द्वारा जब वहाँ पर पूर्ण गणराज्य बना था तो उस समय बाबू ऑस्ट्रिया काफ़ी पीछे हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर आंसर को देखते हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने 1848 के लोकतांत्रिक विद्रोह को क्यों कुचल दिया था? क्योंकि वे अपने राजशाही शासन को बनाए रखना चाहते थे, अपने राजतंत्र को कायम रखना चाहते थे। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला सवाल है, जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को कहाँ बुलाया? जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को कहाँ बुलाया था? तो बाबू राइट आंसर यहाँ पर 207 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकफर्ट में बुलाया था। जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को कहाँ बुलाया था? तो फ्रैंकफर्ट में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 207 का होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, रक्त और लौह की नीति का क्या अर्थ था? रक्त और लौह की नीति का अर्थ क्या था? तो सही आंसर 208 का हो जाएगा हमारा, युद्ध और सैन्य शक्ति के माध्यम से एकीकरण। क्योंकि मैंने बताया था कि जो बिस्मार्क थे वो बिल्कुल भी वो अहिंसावादी नहीं थे, वो अहिंसा के विचारक नहीं थे, वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले नहीं थे। क्योंकि उनका मानना यह था कि अहिंसा के द्वारा बिल्कुल भी जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबित किया था। तो हमारा यहाँ पर बाबू रक्त और लोहे की नीति का अर्थ हो जाएगा युद्ध और सैन्य शक्ति के माध्यम से एकीकरण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्त का मतलब होता है बाबू युद्ध, लौह का मतलब होता है टिकना, युद्ध में से बिल्कुल भी नहीं भागना, युद्ध में से बिल्कुल भी नहीं हटना, रण में टिके रहना ही रक्त और लौह की नीति का अर्थ होता है। तो आप लोग याद रखना, ठीक है।
अगले सवाल में कहा गया है 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद क्यों असफल रही। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद क्यों असफल रही। इसमें कोई नेता नहीं था, फ्रेडरिक विलियम ने नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, जर्मन लोग एकीकरण नहीं चाहते थे, या फिर इसमें सिर्फ प्रसा के लोग शामिल थे। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक विलियम ने नेतृत्व स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो किसी भी सुधार को नहीं चाहता था, किसी भी लोकतांत्रिक समाजवादी आर्थिक सुधार को वो नहीं चाहता था, किसी भी वैधानिक सुधारों के वो बाबू विरुद्ध, किसी भी वैधानिक जितने भी वैधानिक सुधार थे, संवैधानिक जो भी सुधार थे वो बाबू उसके सापेक्ष वो नहीं था, ठीक है, उसके वो विरुद्ध था, उसके सापेक्ष बिल्कुल भी नहीं था। कौन? तो फ्रेडरिक विलियम, याद रखेंगे। 209 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है जर्मनी के एकीकरण से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। जर्मनी के एकीकरण से पूर्व सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। तो बाबू होगा प्रसा, ठीक ना। 210 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑस्ट्रिया मत मार देना बाबू, यहाँ पर देश नहीं पूछा गया है, यहाँ पर राज्य पूछा गया है। बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। तो राइट आंसर होगा बाबू प्रसा, ना कि ऑस्ट्रिया। अगर आपसे पूछा जाता कि जर्मनी के एकीकरण से पहले यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश कौन था, तब आप लोग ऑस्ट्रिया बताते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य पूछा गया है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा। तो प्रसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत करने के लिए, यानी कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए किस देश से सबसे पहले युद्ध किया। तो राइट आंसर होगा डेनमार्क। बाबू किस देश से युद्ध किया था। तो डेनमार्क से। किसके साथ मिलकर। तो ऑस्ट्रिया देश के साथ मिलकर। देखिए यहाँ पर उसने अपना कूटनीति लगानी शुरू कर दी। किसने। तो बाबू बिस्मार्क ने। बिस्मार्क यहाँ पर अपना कूटनीति लगाना शुरू कर देता है। बिस्मार्क सबसे पहले देखता है कि जर्मनी पर किस देश का आधिपत्य है, किस कमजोर देश का आधिपत्य है जर्मनी पर। तो बाबू जर्मनी के दो राज्य होते हैं, कौन कौन। तो सेल्सबिग और होल्स्टीन। सेल्सबिग और होल्स्टीन, ठीक है। जर्मनी के दो राज्य होते हैं, सेल्सबिग और होल्स्टीन। और इन दोनों राज्यों पर किसका कब्जा था। इन दोनों राज्यों पर डेनमार्क का कब्जा था। तो डेनमार्क को हराना था। अगर बाबू डेनमार्क से सेल्सबिग और होल्स्टीन जर्मनी में अगर लेना है, जर्मनी के क्षेत्रों में अगर उसे शामिल करना है, उसे अगर जर्मनी के क्षेत्रों में मिलाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए डेनमार्क का जो आधिपत्य है, जो प्रभुता है, जो उसका शासन है, वो खत्म करना होगा। तभी जाकर हम इन दोनों राज्यों को अपने जर्मनी में मिला सकते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया। इसके लिए बाबू उसने ऑस्ट्रिया का जो शासक है उससे उसने बाबू संधि किया, ठीक है। मेटरनिक से नहीं, क्योंकि उस समय मेटरनिक का जो शासन था वो समाप्त हो चुका था। मेटरनिक का शासन बाबू 1848 में ही समाप्त हो गया था। किस पर से। तो पूरे यूरोप देश पर से, ठीक है। पूरे यूरोप देश पर से 1848 की क्रांति में ही बाबू मेटरनिक का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया का जो नया शासन बाबू जिसके नेतृत्व में आता है, मेटरनिक के बाद ऑस्ट्रिया का जो नया शासक होता है उससे वो बातचीत करता है, उससे वो संधि करता है, और संधि करके बाबू वो डेनमार्क के खिलाफ और प्रसा के समर्थन में क्या करता है। ऑस्ट्रिया से मिलकर वो बाबू युद्ध करता है। किस देश से। तो डेनमार्क देश से। जब डेनमार्क देश से ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर बिस्मार्क युद्ध करता है बाबू, जब जर्मनी देश और ऑस्ट्रिया देश एक दूसरे के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध करता है, तो उस स्थिति में जो डेनमार्क होता है वो बाबू हार जाता है, वो बाबू पराजित हो जाता है। अब देखिए ऑस्ट्रिया भी क्या है। ऑस्ट्रिया भी शक्तिशाली देश, और प्रसा भी क्या है। प्रसा भी शक्तिशाली राज्य, यानी कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन था। तो प्रसा था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया भी क्या था। तो काफी शक्तिशाली देश था। तो प्रसा के समर्थन में जो ऑस्ट्रिया का शासक होता है वो क्या करता है। वो अपना सैनिक बाबू उतार देता है, अपना सैन्य समर्थन दे देता है। किसको। तो प्रसा के समर्थन में। जब प्रसा के समर्थन में ऑस्ट्रिया की सेना आ जाती है, तो बाबू उस समय क्या होता है कि जो प्रसा होता है वो काफी शक्तिशाली हो जाता है, और काफी शक्तिशाली होने के बाद जो डेनमार्क होता है वो काफी बाबू कमजोर हो जाता है, और इस प्रकार से युद्ध में डेनमार्क की हार होती है और प्रसा की विजय होती है। जब प्रसा की विजय होती है तो उस समय बाबू जब प्रसा की विजय के बाद जब दोनों राज्य बाबू उनके अधीन होते हैं। किनके अधीन। बिस्मार्क के जब अधीन होते हैं। कौन कौन। होल्सबिग और
होल्स्टीन और सेल्सबिग, ठीक ना बाबू, समझना। सेल्सबिग और होल्स्टीन जब युद्ध के बाद जब बिस्मार्क के अधीन होते हैं तो सेल्सबिग पर प्रासा का यानी कि जर्मनी का बाबू अधिकार हो जाता है और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है। यहाँ पर समझना, देखिए दो राज्य, जर्मनी से दो राज्य किसके नेतृत्व में होते हैं, तो डेनमार्क के नेतृत्व में होते हैं। जब उस देश से युद्ध करते हैं बिस्मार्क अपने कूटनीति के बल पर, तो उन्हें एक राज्य मिल जाता है। अरे कम से कम एक राज्य तो मिला, अरे हालांकि दो राज्य नहीं मिला। सेल्सबिग और होल्स्टीन दोनों राज्य हालांकि नहीं मिला, कम से कम एक तो मिला। कौन, तो सेल्सबिग बाबू मिल जाता है। किनको, तो बिस्मार्क को। अब बच जाता है कौन, तो होल्स्टीन। अब होल्स्टीन को शामिल करना होता है किसमें, तो जर्मनी में। तो बाबू जर्मनी में शामिल करने के लिए जो बाबू प्रासा होता है, जो प्रासा के चांसलर बिस्मार्क होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगला युद्ध अब ऑस्ट्रिया के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ। और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके बाबू वो क्या करते हैं कि उससे जो दूसरा राज्य होता है होल्स्टीन, वो भी छीन लेते हैं। और इस प्रकार से सेल्सबिग और होल्स्टीन दोनों जर्मनी को मिल जाता है। और इस प्रकार से बाबू सेल्सबिग और होल्स्टीन को शामिल करके वो जर्मनी का 1/3 भाग, 2/3 जो भाग होता है वो पूर्ण कर लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का जो 2/3 जो भाग होता है वो पूर्ण कर लेते हैं। कौन, तो बिस्मार्क अपने कूटनीति के बल पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण के लिए किस देश से सबसे पहले युद्ध किया, तो सही आंसर होगा डेनमार्क। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है 212 नंबर। इसमें कहा गया है बिस्मार्क का मुख्य लक्ष्य क्या था। बिस्मार्क का मुख्य लक्ष्य था प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण। प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण ही बिस्मार्क का मुख्य लक्ष्य था। तो 212 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से कहा गया है 1866 में प्रासा ऑस्ट्रिया युद्ध का मुख्य कारण क्या थी। जब 1866 ईस्वी में प्रासा के साथ ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है, ठीक है, किसके लिए, तो बाबू होल्स्टीन छीनने के लिए। जो होल्स्टीन राज होता है उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर बाबू ऑस्ट्रिया का अधिकार होता है। तो बाबू ऑस्ट्रिया देश से वो छीनना चाहते हैं किस राज्य को, तो होल्स्टीन राज्य को। तो बाबू इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया से युद्ध करते हैं। इसीलिए प्रासा 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से युद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1866 ईस्वी में होने वाला प्रासा ऑस्ट्रिया युद्ध जो होता है उसका मुख्य कारण क्या था। तो बाबू उसका मुख्य कारण था जर्मनी के नेतृत्व को लेकर संघर्ष। किसको लेकर, जर्मनी के नेतृत्व को लेकर संघर्ष, यानी कि जर्मनी के एकीकरण को लेकर संघर्ष। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांस नहीं है, प्रासा है, प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा बाबू, आपका जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है 1866। प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1866 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऑप्शन नहीं है 1866 याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच बाबू अगर क्वेश्चन इसमें आ जाए कि प्रासा और ऑस्ट्रिया के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो सेडवा, याद रखिएगा सेडवा, ठीक ना। प्रासा और ऑस्ट्रिया के युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो सेडवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रासा और फ्रांस के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो सेडोन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। प्रासा और ऑस्ट्रिया के युद्ध को जाना जाता है किस युद्ध के नाम से, तो सेडवा। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रासा और फ्रांस के युद्ध को, तो उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो सेडोन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो सवाल है 214 नंबर, इसमें पूछा गया है प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है। प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध होता है उसे कहा जाता है 7 सप्ताह का युद्ध। क्या कहा जाता है, 7 सप्ताह का युद्ध। प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध होता है उसे बाबू सेडवा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह युद्ध कितने सप्ताह तक होता है, यह युद्ध बाबू 7 सप्ताह तक होता है। याद रखेंगे, प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच होने वाला युद्ध 7 सप्ताह का होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। 2 महीनों तक यह युद्ध चलता है। किसको लेकर, तो बाबू केवल और केवल एक राज्य होल्स्टीन को लेकर। किसको, तो होल्स्टीन को लेकर। ठीक है,
चलेंगे अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है बिस्मार्क ने फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए कैसे उकसाया। बिस्मार्क ने फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए कैसे उकसाया। तो बाबू प्रेस में किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके बिस्मार्क ने फ्रांस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, जर्मनी के जिन क्षेत्रों पर फ्रांस का आधिपत्य था, फ्रांस का अधिकार था, उस अधिकार को प्रेस में बाबू क्या किया था, उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। इससे चिढ़कर जो फ्रांस है उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए घोषणा कर दिया था। तो बाबू युद्ध के लिए जब घोषणा किया था तो उस समय जब फ्रांस के साथ प्रासा युद्ध करता है, फ्रांस के साथ जब प्रासा युद्ध करता है तो उसमें किसकी जीत होती है, तो प्रासा की ही जीत होती है और फ्रांस की क्या होती है, फ्रांस की हार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध होता है, फ्रांस और प्रासा का युद्ध होता है, तो उस समय प्रासा के समर्थन में कौन आता है, पता है आप लोगों को। जब डेनमार्क के साथ प्रासा का युद्ध होता है तो उस समय जब डेनमार्क के साथ प्रासा का युद्ध होता है तो प्रासा के समर्थन में ऑस्ट्रिया आता है। लेकिन बाद में जब बाबू फ्रांस और जर्मनी के साथ युद्ध होता है तो उसमें प्रासा के समर्थन में कौन आता है। जब फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध होता है बाबू तो उस समय प्रासा के समर्थन में कौन आता है, तो इटली के सैनिक। ठीक ना, इटली के सैनिक ही उसके समर्थन में आते हैं। किसके समर्थन में, तो प्रासा के समर्थन में। इटली के सैनिकों को इटली के जो सैन्य समर्थन, इटली देश का जो सैन्य समर्थन है वो कौन देता है, तो वहाँ के शासक कौन होते हैं, तो विक्टर जो एनुअल होते हैं, इटली के जो शासक विक्टर एनुअल होते हैं, वही बाबू बिस्मार्क को सैन्य समर्थन देते हैं। वहीं से बिस्मार्क को सैन्य समर्थन मिलता है और इटली से मिलने वाले सैन्य समर्थन के कारण ही वो फ्रांस से युद्ध जीत पाता है। और इस प्रकार से बाबू वो क्या करता है कि फ्रांस के जो भी अधिकार जर्मनी के क्षेत्रों पर था वहां से वो समाप्त हो जाता है। किस संधि के द्वारा, तो फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा। और ये संधि होती है 1871 ईस्वी में, आप सभी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है बिस्मार्क ने फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए कैसे उकसाया, तो प्रेस के जरिए, यानी कि एम्स टेलीग्राम के जरिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बिस्मार्क ने अपने देश में क्या लागू किया। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। आप लोग याद रखेंगे, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति के आधार पर अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 1830 की ऑस्ट्रिया प्रासा संधि का क्या उद्देश्य था। 1830 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया के साथ प्रासा का संधि होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो बाबू यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा 217 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण ना हो। प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण ना हो। 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रासा का जब संधि होता है तो उसमें बाबू उसमें उद्देश्य होता है प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण ना हो। यहाँ पर डेनमार्क के साथ सैन्य गठबंधन बनाना, फ्रांस को जर्मनी में हस्तक्षेप की अनुमति देना, प्रासा को जर्मनी का नेतृत्व देना, ना यही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है बाबू 218 नंबर में। इसमें कहा गया है 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण के मुख्य कारण क्या थे। 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर जब प्रासा के द्वारा आक्रमण हुआ था तो उस समय बाबू आक्रमण के जो मुख्य कारण थे वो क्या थे। तो राइट आंसर होगा बाबू सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों का मुद्दा। इसी मुद्दों को लेकर बाबू डेनमार्क और प्रासा के बीच युद्ध होता है। याद रखेंगे कितने ईस्वी में, तो सन 1864 ईस्वी में डेनमार्क और प्रासा के बीच होने वाला युद्ध कब होता है, तो 1864 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू हमारा ऑप्शन नहीं है, 1864 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किस मुद्दे को लेकर जो युद्ध का कारण होता है, डेनमार्क और प्रासा के युद्ध का जो कारण होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ। बाबू डेनमार्क और प्रासा युद्ध में जब डेनमार्क की हार और प्रासा की विजय होती है तो उस समय बाबू जब पूरे जर्मनी को सेल्सविग और होल्स्टीन राज्य मिलते हैं तो सेल्सविग पर अधिकार हो जाता है जर्मनी का और होल्स्टीन पर अधिकार हो जाता है ऑस्ट्रिया का। इस प्रकार से बाबू दो राज्यों में से एक राज्य जर्मनी को मिलता है और एक राज्य ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
सेल्सविग प्रसा को यानी कि जर्मनी को और होलेस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, देखिए चैप्टर पढ़कर आइएगा ना तभी आपको बाबू समझ में आएगा। बिना चैप्टर को पढ़े, बिना दोस्तों चैप्टर का अध्ययन किए, बिना किताब, बिना दोस्तों अध्याय का अध्ययन किए आप लोग बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्यूशन को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बाबू आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से जुड़े चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही बाबू आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है इसमें पूछा गया है, प्रासा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ किस रणनीति का उपयोग किया। प्रासा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ किस रणनीति का उपयोग किया, तो कूटनीति और सैन्य शक्ति का। किसका? कूटनीति और सैन्य शक्ति का। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया से जो दूसरा राज्य है होलेस्टीन वो छीनना था। जब तक दूसरा राज्य बाबू ऑस्ट्रिया से बिस्मार्क नहीं छीनते तब तक जर्मनी का एकीकरण कैसे होता, आप ही बताइए। तो ऑस्ट्रिया से होलेस्टीन वाले राज्य को छीनने के लिए ही उन्होंने अपने कूटनीति और सैन्य शक्ति के द्वारा प्रासा से लड़ाई किया। किसने? तो बिस्मार्क ने, ठीक है। तो 220 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कूटनीति और सैन्य शक्ति, याद रखेंगे। प्रासा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ कूटनीति और सैन्य शक्ति रणनीति का उपयोग किया। अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में प्रासा ने किस देश से तटस्थता वादा लिया। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में प्रासा ने किस देश से तटस्थता का वादा लिया, तो फ्रांस देश से। किस देश से? फ्रांस देश से। बाबू ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में प्रासा ने फ्रांस देश से ही तटस्थता का वादा लिया था, यानी कि उस, देखिए इस कथन के कहने का अर्थ यह हुआ कि जब ऑस्ट्रिया और प्रासा की युद्ध होगा ना तो फ्रांस बिल्कुल भी ऑस्ट्रिया का समर्थन नहीं करेगा। तो इसके बदले में फ्रांस उससे कुछ मांगा होगा, प्रासा से कुछ मांगा होगा कि इसके बदले फ्रांस को क्या मिलेगा, इसके बदले फ्रांस को क्या फायदा होगा। तो प्रासा के जो चांसलर बाबू बिस्मार्क है उन्होंने कुछ हिस्सा दिया होगा अपने जर्मनी क्षेत्र का। जर्मनी क्षेत्र के कुछ राज्य, कुछ प्रांत या कुछ क्षेत्र फ्रांस को दिए होंगे। तो उस पर किसका अधिकार हो गया? उस पर फ्रांस का अधिकार हो गया। तो फ्रांस को लाभ मिला ना, चल भाई हमको कुछ करना भी नहीं है और इसके बदले हमें राज्य भी मिल रहे हैं, हमें प्रांत भी मिल रहे हैं। किसका? तो जर्मनी क्षेत्र का। तो जब बाबू उसको जर्मनी क्षेत्र के प्रांत मिल गए, किसके द्वारा? तो प्रासा के द्वारा, तो वो शांत हो गया, वो बिल्कुल भी उस युद्ध में भाग नहीं लिया। किस युद्ध में? तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के युद्ध में। ऑस्ट्रिया के समर्थन में बिल्कुल भी फ्रांस नहीं आया था, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 221 में बाबू सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 222 नंबर में, बिस्मार्क ने किस देश के साथ संधि कर ऑस्ट्रिया पर दबाव बनाया। बिस्मार्क ने किस देश के साथ संधि कर ऑस्ट्रिया पर दबाव बनाया? ब्रिटेन, इटली, रूस, तुर्की। तो राइट आंसर 222 का हो जाएगा हमारा इटली। बाबू इटली के जो शासक विक्टर एनुअल होते हैं उनके साथ संधि करके उन्होंने ऑस्ट्रिया पर दबाव बनाया। उन्होंने ऑस्ट्रिया के युद्ध के लिए दबाव बनाया, ठीक है, ऑस्ट्रिया पर युद्ध के लिए दबाव बनाया। इसी कारण जो ऑस्ट्रिया है वो चिढ़कर बाबू क्या करता है कि 1866 ईस्वी में युद्ध के लिए घोषित कर देता है। कहाँ पर? तो सेडवा में। कहाँ पर? तो सेडवा में, ठीक है। किसके लिए? किसके लिए बाबू? तो प्रासा के लिए, ठीक ना, प्रासा के लिए युद्ध की घोषणा कर देता है। चलिए अगला जो सवाल है इसमें आते हैं। 222 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बिस्मार्क ने इटली देश के साथ संधि कर ऑस्ट्रिया पर दबाव बनाया। अगला सवाल है 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडवा। कहाँ हुआ था? सेडवा। 223 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है सेडवा युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। सेडवा युद्ध के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया का जर्मन राज्यों पर प्रभाव समाप्त हो गया। ऑस्ट्रियाओं का जर्मन क्षेत्रों पर से जो आधिपत्य था, जो कब्जा था, वो खत्म हो गया। 224 का सही आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, क्योंकि उस युद्ध में प्रासा की जीत होती है और ऑस्ट्रिया की हार होती है, ठीक है। ऑस्ट्रियाई सेना पूरी तरीके से बाबू पराजित हो जाती है। किसके समर्थन से? तो बाबू इटली के समर्थन से, क्योंकि प्रासा के समर्थन में इटली की जो सेना है वो आ जाती
जाती है और इटली और प्रसा दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं और उसके बाद जो ऑस्ट्रिया है वो हार कर जर्मनी के क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बाबू आते हैं। इसमें कहा गया है जर्मन एकीकरण का कितना भाग सेडवा युद्ध के बाद पूरा हो गया। जर्मन एकीकरण का कितना भाग सेडवा युद्ध के बाद पूरा हुआ, तो बाबू 2/3। कितना तिहाई? 2/3। बस 1/3 बचा था क्या करने के लिए, तो बाबू जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। 225 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब सेडवा का युद्ध हुआ था, सेडवा के युद्ध के बाद जब जर्मनी को होलेस्टीन राज्य मिल चुका था, तो उसके बाद बाबू जर्मनी का 2/3 भाग पूरा हो गया था। ठीक है, केवल 1/3 भाग बचा था, वो भी पूरा हो जाता है किससे युद्ध करके, तो फ्रांस से युद्ध करके। ठीक है, और इस तरीके से पूरा का पूरा जर्मनीकरण और उसके बाद बाबू पूरा का पूरा जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हो जाता है। अगला सवाल है 226 नंबर में, मध्यकाल में जर्मनी किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, यानी कि अच्छी अवस्था में रहा, मजबूत अवस्था में रहा, तो सारलामा बाबू याद रखेंगे, सारलामा के नेतृत्व में मध्यकाल में, एकीकरण के पहले। ठीक है, एकीकरण के पहले, आधुनिक समय के पहले, आधुनिक काल के पहले की बात हम बता रहे हैं। मध्यकाल का समय क्या था, मैंने बताया था ना, मध्यकाल का समय था 300 ईस्वी। बाबू मध्यकाल का जो समय था वो था 300 ईस्वी। मध्यकाल में जर्मनी सारलामा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा था, बिल्कुल भी क्षति अवस्था में नहीं रहा था, बिल्कुल भी बिखरे अवस्था में नहीं रहा था। ठीक है, सारलामा याद रखेंगे बाबू। अगला सवाल है, उत्तर जर्मन राज्यों में किसकी संख्या ज्यादा थी। उत्तर जर्मन राज्यों में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी। उत्तर जर्मन क्षेत्रों में, उत्तर जर्मन राज्यों में किसकी संख्या ज्यादा थी, तो प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण कब किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब जर्मन प्रदेशों को जीता था, तो बाबू जीत कर उन्होंने जर्मन प्रदेशों को राइन राज्य संघ का निर्माण कब किया था। 1806 में, 1870 में, 1871 में या 1888 में। तो सही आंसर यहाँ पर 228 का हो जाएगा हमारा 1806 में। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण सन 1806 ईस्वी में किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। अगला जो सवाल है, जर्मनी में अंडर्ट ने किनके माध्यम से देशभक्ति की भावना जागृत की। आप लोगों को बताना है कि जर्मनी में अंडर्ट ने किनके माध्यम से देशभक्ति की भावना जागृत की। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के माध्यम से, जर्मन संस्कृति की जीवंत चित्रों द्वारा, कविताओं के माध्यम से, राष्ट्रवाद के प्रचार से। तो 229 का सही आंसर हमारा बाबू होगा कविताओं के माध्यम से। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के माध्यम से बाबू किसने देशभक्ति की भावना जागृत किया था, तो हिगेल काउंट ने। ठीक है ना, याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अंडर्ट का, तो बाबू जर्मनी के अंडर्ट जो हैं, राष्ट्रवादी विचारों के जो समर्थक अंडर्ट जो हैं, वो कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की भावना को जागृत किए थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है 230 नंबर, इसमें कहा गया है प्रसा का शासक विलियम किन विचारों का पोषक था। तो सही आंसर होगा राष्ट्रवादी, याद रखेंगे। प्रसा का जो शासक विलियम प्रथम था वो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। तो सही आंसर 230 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, जर्मनी के किन दो राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी। जर्मनी की किन दो राज्यों में, जर्मनी नहीं जर्मनो होगा, गलती यहाँ पर लिखा गया है ना, आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी नहीं जर्मनो होगा, याद रखेंगे जर्मनो। ठीक है बाबू, जर्मनी के ऐसे दो राज्य बताना है जहां पर जर्मनों की संख्या सबसे अधिक थी। तो सही आंसर यहां पर 231 का हमारा हो जाएगा सेल्सबिग और होल्स्टीन। सेल्सबिग और होल्स्टीन एक ऐसा बाबू जर्मनी का राज्य था जहां पर जर्मनों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए इन दोनों राज्यों को जर्मनों में मिलाना काफ़ी दोस्तों
काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण था। जब ये दोनों राज्य बाबू जर्मनी में मिल गए थे तो बिस्मार्क को और भी ज़्यादा समर्थन मिल गया था। किनके द्वारा? तो इन राष्ट्रवादियों के द्वारा, इन जर्मन राष्ट्रवादियों के द्वारा, इन दोनों राज्यों में रहने वाले जर्मन राष्ट्रवादियों के द्वारा बिस्मार्क को और भी ज़्यादा दोस्तों समर्थन मिल गया था, और भी ज़्यादा सहायता मिल गया था। किसके लिए? तो युद्ध के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित करने के लिए। ठीक है, अगला जो सवाल है 231 के बाद 233 आ गया जी। 231 के बाद 233, 32 ना आना चाहिए था, ये 32 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ पर 233 नंबर में। प्रासा को फ्रांस के साथ युद्ध करना क्यों आवश्यक था? प्रासा को फ्रांस के साथ युद्ध करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि बाबू फ्रांस जर्मनी के एकीकरण में बाधा डाल सकता था, फ्रांस जर्मनी के एकीकरण में बाधा डाल सकता था, इसीलिए प्रासा को फ्रांस के साथ युद्ध करके उसका मुंह बंद कराना आवश्यक था, उसे शांत करना आवश्यक था। तो राइट आंसर यहाँ पर 233 का हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है स्पेन की राजगद्दी के विवाद में कौन सा देश प्रासा के खिलाफ था? स्पेन की राजगद्दी के विवाद में कौन सा देश प्रासा के खिलाफ था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली या रूस? स्पेन की राजगद्दी के विवाद में जो फ्रांस देश था वही बाबू प्रासा के खिलाफ था। तो राइट आंसर 234 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा गया है सेडोन की लड़ाई कब हुई? सेडोन की लड़ाई कब हुई? तो 1870 ईस्वी में। सेडवा का लड़ाई हुआ था 1866 ईस्वी में, याद रखेंगे। सेडवा का लड़ाई हुआ था 1866 ईस्वी में, किनके बीच? तो प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। और सेडोन का लड़ाई हुआ था बाबू 1870 ईस्वी में, किसके बीच? तो प्रासा और फ्रांस के बीच, याद रखेंगे। तो 235 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू हमारा बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? जब बाबू सेडोन की लड़ाई 1870 में हो जाती है तो उसके बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके साथ होती है? तो फ्रांस के साथ होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1871। 10 मई 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, याद करते चलिएगा। 236 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है सेडोन की लड़ाई के बाद कौन सी महाशक्ति का पतन हुआ? सेडोन की लड़ाई के बाद बाबू जो फ्रांस है ना उसी महाशक्ति का पतन हुआ था। 237 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। सेडोन की लड़ाई के बाद यूरोप के फ्रांस महाशक्ति का पतन हुआ, उसकी पराजय हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 238 नंबर। इसमें कहा गया है राष्ट्रवाद का प्रभाव किन क्षेत्रों में दिखाई दिया? केवल जर्मनी और इटली में, पूरे यूरोप में, केवल फ्रांस और ब्रिटेन में या केवल बाल्कन क्षेत्र में? बाबू राष्ट्रवाद का जो प्रभाव है वो पूरे यूरोप में ही दिखाई दिया था। फ्रांस के 1789 क्रांति के दौरान राष्ट्रवाद की भावना का प्रभाव संपूर्ण यूरोप में ही दिखाई दिया था, संपूर्ण यूरोप के राज्यों में, क्षेत्रों में ही दिखाई दिया था। तो करेक्ट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है ओटोमन साम्राज्य के पतन में कौन सा प्रमुख कारण था? ओटोमन साम्राज्य के पतन में कौन सा प्रमुख कारण था? राष्ट्रवाद का प्रसार, आर्थिक संकट, सैन्य कमजोरी या प्रशासनिक भ्रष्टाचार? बाबू यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 239 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद का प्रसार। राष्ट्रवाद के प्रसार के कारण ही ओटोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ओटोमन साम्राज्य का पतन यानी कि उसका विध्वंस हो जाता है, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 240 नंबर। इसमें कहा गया है सर्बिया का जन्म कैसे हुआ? सर्बिया का जन्म कैसे हुआ? तो आस्लाव जातियों के संगठन से, ठीक ना, आस्लाव जातियों के संगठन से ही सर्बिया का जन्म हुआ था बाबू, आप लोग याद रखेंगे। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले जो आस्लाव जाति थे उनके संगठन से ही सर्बिया का जन्म होता है। आस्लाव जाति के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो बाल्कन क्षेत्र में, याद रखेंगे बाबू। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन जातियों के नाम से संबोधित किया जाता था? तो आस्लाव जातियों के नाम से संबोधित किया जाता था। आस्लाव जातियों के संगठन को क्या कहा जाता है? आस्लाव जातियों के संगठन को बाबू सर्बिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्बिया। अगला सवाल है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं।
अगला सवाल है बाबू, यूनान को पाश्चात्य सभ्यता का केंद्र क्यों माना जाता है? यूनान को पाश्चात्य सभ्यता का केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि बाबू यूनान संपूर्ण यूरोप के लिए साहित्य, दर्शन और विज्ञान की उन्नति के कारण था। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर बी होगा, ठीक ना। पूरे यूरोप के लिए यूनानी साहित्य, दर्शन और विज्ञान की उन्नति का बाबू एक समझ सकते हैं कि एक उदाहरण था, ठीक ना, एक गौरवशाली बाबू एक प्रतिभा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। यूनान किसके अधीन था बाबू? यूनान किसके अधीन था, किस देश के अधीन था यूनान? तो बाबू हो जाएगा तुर्की। यूनान जो था वो तुर्की देश के अधीन था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो बाबू आप लोग बताना तुर्की। क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा बाबू तुर्की। यूनान किस देश के अधीन था, किस देश का बाबू यूनान पर अधिपत्य था, किस देश का यूनान पर कब्जा था, तो तुर्की। 242 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। अगला सवाल है, यूनानी राष्ट्रीयता के उदय में कौन सा प्रमुख कारण था? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा। 243 का सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा। जब बाबू फ्रांस की क्रांति हुआ था ना 1789 के बाद, जब 1789 के बाद 1830 में, जुलाई 1830 की जब क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो वहाँ से बाबू प्रेरणा लेकर, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर यूनान के यूनानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। उनके अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बाबू जागृत होती है। वो अपने राष्ट्र के प्रति जो आंदोलन है, जनवादी जो आंदोलन है, जो नागरिक आंदोलन है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वो करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से, ठीक ना। यूनानी राष्ट्रीयता के उदय में जो प्रमुख कारण था वो कारण था फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, यूनान और रूस के लोग किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? यूनान और रूस के लोग बाबू एक ही धार्मिक संप्रदाय के लोग थे, ठीक है। जो पूरा ईसाई जगत था वो बाबू दो भागों में विभक्त था, ठीक है। यूरोप का जो पूरा ईसाई जगत था वो दो भागों में विभक्त था। पहला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में और दूसरा बाबू, पहला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में और दूसरा रोमन कैथोलिक में। पहला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में और दूसरा बाबू ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पहला था और दूसरा बाबू रोमन कैथोलिक में, ठीक ना। अगर हम बात करें यूनान और रूस के लोगों का, तो बाबू यूनान और रूस में रहने वाले जो लोग थे वो एक ही धर्म के थे और उनका धर्म था ईसाई जगत। वो भी किस ईसाई जगत का? तो बाबू ग्रीक ऑर्थोडॉक्स वाले ईसाई जगत का, ठीक ना। ईसाई जगत के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी यूनान और रूस के लोग थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए यूनान का समर्थन कौन करता है तुर्की के खिलाफ? तो रूस। यूनान का समर्थन तुर्की के खिलाफ रूस से करता है। किसके कारण? तो धार्मिक संप्रदाय के कारण, क्योंकि दोनों देशों में बाबू एक ही धर्म के लोग निवास करते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है हितोरिया फिलाइक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो ओडेसा। हितोरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी बाबू? तो ओडेसा में। किसके द्वारा की गई थी? तो यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन की हितेरिया फिलाइक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबू आप लोग बताना यूनान में रहने वाले यूनानियों लोगों के द्वारा ही हितेरिया फिलाइक संस्था की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना कहाँ की गई थी? तो ओडेसा में। कहाँ पर? ओडेसा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, हितेरिया फिलाइक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? हितेरिया फिलाइक संस्था का मुख्य उद्देश्य था तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर स्वतंत्र बनाना, यानी कि अपने देश से तुर्की शासन को हटाना, अपने देश पर से तुर्की का कब्जा को मिटाना, अपने देश को गणराज्य बनाना, अपने देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, ठीक है। यही उद्देश्य था किस संस्था का? तो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? तो यूनान के यूनानी लोग। तो राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है,
247 नंबर में किस प्रसिद्ध कवि ने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और शहीद हो गए? तो बाबू लॉर्ड बायरन, जो ब्रिटेन के महान कवि थे लॉर्ड बायरन, वो यूनानियों की सहायता के लिए, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक ना। जब ब्रिटेन के महान कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु यूनान में हो जाती है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो बाबू इनके मृत्यु के बाद यूनान में एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा बाबू राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है, क्रांतिकारी भावना पैदा हो जाती है। क्रांति की जो आग है वो पूरे यूनान में दौड़ जाती है इनके मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के पश्चात, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। समझ में आ रहा है ना सारा चीज़ है। अगले सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है रूस यूनान के समर्थन में क्यों था? बताइए, रूस यूनान के समर्थन में क्यों था? क्योंकि रूस में रहने वाले रूसियों का धर्म भी यूनानियों के समान ही था। रूस में रहने वाले रूसियों का जो धर्म था वो भी यूनान में रहने वाले यूनानियों के समान ही था। रूस और यूनान में रहने वाले लोग एक ही धर्म से अपना संबंध रखते थे, एक ही धर्म से बाबू वो अपना संबंध रखा करते थे, ठीक ना। एक ही वो धार्मिक संप्रदाय के लोग थे, इसी कारण बाबू रूस यूनान का समर्थन करता था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रूस और यूनान की धार्मिक समानता के कारण। क्या होगा? रूस और यूनान की धार्मिक समानता के कारण। 248 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है। अगला सवाल है यूनान में स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष आरंभ हुआ? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 249 का राइट आंसर होगा 1821 ईस्वी। सन 1821 ईस्वी में बाबू यूनान में स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे 1821 ईस्वी में यूनान में स्वतंत्रता संग्राम बाबू आरंभ होता है, ठीक है। 250 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 1821 ईस्वी में यूनानी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सन 1821 ईस्वी में यूनानी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। क्या नाम है मोदे? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। याद रखेंगे बाबू, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। 1821 ईस्वी के यूनानी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। 250 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। अगला सवाल है ऑस्ट्रिया के किस शासक ने यूनानी राष्ट्रीयता का विरोध किया था? ऑस्ट्रिया के उस शासक का नाम बताना है जिन्होंने यूनानी राष्ट्रीयता का विरोध किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू मेटरनिक। बहुत ही हरामी, बहुत ही दोस्तों खत्म इंसान था, बहुत ही खत्म शासक था। कौन? तो मेटरनिक है, ठीक है। बहुत ही बाबू यह एक तरीके से निरंकुशवादी और कट्टरवादी शासक था। कौन? तो मेटरनिक है। ऑस्ट्रिया के मेटरनिक शासक ने ही यूनानी राष्ट्रीयता का विरोध किया था, यूनानी जो राष्ट्रवाद की भावना है उसे बढ़ने से रोका था। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन बिल्कुल भी जो राष्ट्रवाद की भावना थी यूनानियों की वो नहीं रुकी थी, क्योंकि उसके समर्थन में कौन था? तो रूस था। इसके साथ ही कौन था? तो बाबू ब्रिटेन भी आ चुका था ना, फ्रांस भी आ चुका था यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए, यूनानियों की समर्थन के लिए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है बाबू 1827 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने किस संधि के तहत तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई का निर्णय लिया? तो एड्रियानोपल की संधि बाबू याद रखेंगे 1827 ईस्वी में ना, याद रखेंगे 1827 ईस्वी में इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने एड्रियानोपल संधि के तहत तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई का निर्णय लिया था। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और ये संधि कब हुई थी? तो 1827 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाए कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो आपका जवाब क्या होगा बाबू? 1827 ईस्वी। एड्रियानोपल की संधि 1827 ईस्वी में हुई थी। और सबसे पहले बाबू आंदोलन यूनान में राष्ट्रवाद की भावना को लेकर 1821 ईस्वी में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा दबा दिया गया था ना। अगले सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें बाबू कहा गया है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की संयुक्त सेना ने तुर्की के खिलाफ किस स्थान पर युद्ध लड़ा? तो सही आंसर होगा नाविर्नो की खाड़ी। नाविर्नो की खाड़ी बाबू
इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की संयुक्त सेना ने तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में नाविर्नो की खाड़ी में युद्ध लड़ा था और बाबू तुर्की से यूनान को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे ना। नाविर्नो की खाड़ी में ही यूनान के समर्थन में तुर्की के खिलाफ इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की सेना युद्ध करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। अगला सवाल है बाबू, एड्रियोनोपल की संधि किस वर्ष हुई? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, एड्रियोनोपल की जो संधि हुई थी वो बाबू कब हुआ था? वो हुआ था सन 1829 ईस्वी में ना, 1829 ईस्वी में, याद रखेंगे। इधर मैंने कहीं गलती नहीं ना बताया था बाबू, यहाँ पर बाबू मैंने गलती बताया था। एड्रियोनोपल की संधि हुआ था 1829 ईस्वी में और 1827 ईस्वी में बाबू एक और सम्मेलन हुआ था, निर्णय लेने वाला सम्मेलन। 1827 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने किस संधि के तहत ना, तो 252 का यहाँ पर हमें लगता है बाबू हमने आपको गलत आंसर बताया। लंदन संधि हुआ था 1827 में ना, 1827 में लंदन संधि हुआ था। 1829 ईस्वी में भैया एड्रियोनोपल की संधि हुआ था। गलती बताए थे बाबू, माफी चाहते हैं हाथ जोड़कर ना। एड्रियोनोपल की संधि हुआ था 1829 ईस्वी में, युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। और 1827 युद्ध के बाद हुआ था। अभी इसको बाबू समझेंगे बाद में हम। यहाँ पर समझिएगा, लंदन की संधि कहने का मतलब लंदन देश में ही लंदन देश नहीं है जी, राजधानी है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ही सन 1827 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई का निर्णय लेते हैं। किस संधि के दौरान? तो लंदन संधि के दौरान। किस राजधानी में? तो लंदन राजधानी में, याद रखेंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा बताने में मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है, माफ़ी चाहते हैं बाबू आप लोगों को, ठीक ना, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर बाबू, यहाँ पर मैंने बताइए दिया। और एड्रियोनोपल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में, याद रखेंगे। 254 करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 255 में कहा गया है, यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, ठीक ना। देखिए, युद्ध के बाद ही बाबू एड्रियोनोपल की संधि किया गया था। कब? 1829 ईस्वी में, जब युद्ध के बाद एड्रियोनोपल की संधि किया गया था और यूनान पर से जब तुर्की और फ्रांस का आधिपत्य समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1829 ईस्वी में ही यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। तो आप लोग याद रखना, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1829 ईस्वी में। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में ना। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में और एड्रियोनोपल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में, याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, यूनान को कब स्वतंत्र, ये तो हो गया है ना, स्वतंत्र यूनान का पहला राजा कौन था? स्वतंत्र यूनान का जो पहला राजा था वो बाबू ओटो थे। कौन थे? ओटो, बावेरिया के शासक ओटो। स्वतंत्र यूनान का पहला राजा बावेरिया के शासक ओटो थे। तो 256 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 257 नंबर सवाल है, हंगरी पर किस देश का प्रभुत्व था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बाबू 257 का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया देश का। हंगरी पर किस देश का प्रभुत्व था, किस देश का कब्जा था? तो ऑस्ट्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, हंगरी में 1848 की क्रांति के प्रभाव से किसका नेतृत्व शुरू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 258 का ऑप्शन नंबर बी, कोसुत का नेतृत्व ना बाबू, याद रखेंगे कोसुत का। हंगरी में 1848 की क्रांति के प्रभाव से कोसुत का नेतृत्व शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 259 नंबर सवाल है, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताना है। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो थे कोसुत और बाबू कौन? फ्रांसिस ड्यूक। कौन थे? कोसुत और फ्रांसिस ड्यूक। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, जो प्रमुख बाबू स्वतंत्रता जो नेता थे वो थे कोसुत और फ्रांसिस ड्यूक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
अगला सवाल है, हंगरी में राष्ट्रवाद के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर यहाँ पर 260 का हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा। हंगरी में राष्ट्रवाद के प्रसार का मुख्य कारण फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। अगला सवाल है, 1848 की क्रांति के दौरान हंगरी में क्या हुआ? 1848 की क्रांति के दौरान हंगरी में बाबू क्या हुआ था? तो हंगरी में जानते हैं अस्थायी रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हंगरी ने अस्थायी रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1800 फ्रांस के 1848 की क्रांति के दौरान, फ्रांस में होने वाले 1848 की क्रांति के दौरान हंगरी में अस्थायी रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, हंगरी के क्रांतिकारी आंदोलन को किस देश ने कुचल दिया? तो बाबू राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूस होगा ना जी, 262 का रूस होगा। रूस देश ने कुचल दिया हंगरी के क्रांतिकारी आंदोलन को। रूस देश ने कुचल दिया था, यानी कि दबा दिया था। ठीक है, आंदोलन को आगे बढ़ने बिल्कुल भी नहीं दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला सवाल है, हंगरी के क्रांतिकारियों की मुख्य मांगे क्या थी? हंगरी के क्रांतिकारियों की जो मुख्य मांगे थी वो था बाबू क्या? तो हंगरी को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। हंगरी के क्रांतिकारियों की, हंगरी के नागरिकों की जो मुख्य मांग थी वो थी हंगरी को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, हंगरी पूर्ण स्वराज्य बने, पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बने। तो सही आंसर 263 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया ने हंगरी के विद्रोह को दबाने के लिए किससे सहायता मांगी थी? ऑस्ट्रिया ने हंगरी के विद्रोह को दबाने के लिए बाबू जिससे सहायता मांगी थी उसका नाम बताना है। तो सही आंसर होगा रूस से सहायता मांगी थी, क्योंकि हंगरी पर रूस का भी आधिपत्य था। रूस और ऑस्ट्रिया नहीं चाहते थे कि हंगरी में कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो, राष्ट्रवाद की कोई भी भावना पैदा हो। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्ट्रिया ने हंगरी के विद्रोह को दबाने के लिए रूस से ही सहायता मांगी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि रूस ऑस्ट्रिया के शासक का ही विचारों का समर्थन करता था। अगला सवाल है, हंगरी क्रांति के बाद हंगरी का क्या हुआ? तो बाबू जब हंगरी का क्रांति हुआ तो उस पर से रूस का जो अधिकार था वो खत्म हो गया। यहाँ पर 265 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हंगरी क्रांति के बाद हंगरी का क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के अधीन रहा, ऑस्ट्रिया का अधीन रहा बाबू। 265 का सही आंसर ऑस्ट्रिया का अधीन रहा। हंगरी क्रांति के बाद हंगरी का क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का अधीन रहा बाबू, बिल्कुल भी पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्रता नहीं मिली थी। किसको? तो हंगरी को। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अधीन रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 1867 में हंगरी को किन शर्तों पर स्वायत्तता प्राप्त हुई? 266 नंबर सवाल है। 266 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू 1867 में हंगरी को किन शर्तों पर स्वायत्तता प्राप्त हुई? तो सही आंसर 266 का हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी समझौतों के तहत। ऑस्ट्रिया हंगरी समझौते के तहत ही 1867 में हंगरी को बाबू स्वायत्तता प्राप्त हुई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्ट्रिया हंगरिया, गलती से हंगरिया बोल दिए, ऑस्ट्रिया हंगरी समझौता कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया हंगरी समझौता 1867 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो शर्तें थी वो क्या थी? तो बाबू स्वतंत्रता की शर्तें ना, याद रखेंगे। 1867 में हंगरी को किन शर्तों पर स्वायत्तता प्राप्त हुई? तो ऑस्ट्रिया हंगरी समझौतों के तहत, इन्हीं शर्तों पर। 266 के बाद 267 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, रूस के किस जार ने यूनानियों का खुलकर समर्थन किया? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम। यही ना बाबू, फ्रेडरिक विलियम नहीं होगा जी, निकोलस होगा, निकोलस। 267 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलस ने। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के बाद एक नया जार आया था रूस का, जिसका नाम था निकोलस। रूस का जार जो निकोलस था उन्होंने यूनानियों का खुलकर समर्थन किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। अगला सवाल है, बावेरिया के शासक कौन थे? तो मैंने बताइए दिया, ओटो। बावेरिया के शासक ओटो ही यूनान में जब स्वतंत्रता मिली
थी तो उसके बाद नया शासक बने थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब यूनान स्वतंत्र हुआ था तो यूनान के स्वतंत्रता के बाद नया शासक बावेरिया के बने थे ओटो। तो सही आंसर बाबू इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, तुर्की के समर्थन में किस देश की सेना ने भाग लिया था? तो तुर्की के समर्थन में किस देश की सेना ने भाग लिया था? ऐसा नहीं कि बाबू यूनान के समर्थन में, यूनान का नहीं पूछा गया है, तुर्की का पूछा गया है। तुर्की के समर्थन में केवल और केवल मिस्र देश की सेना ने भाग लिया था। लेकिन अगर हम बात करें यूनान देश का, तो बाबू यूनान देश के समर्थन में फ्रांस, ब्रिटेन और साथ ही साथ रूस देश के सेनाओं ने भी भाग लिया था। ठीक ना, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस इन तीनों देशों के सेनाओं ने भाग लिया था। किसके समर्थन में? तो यूनान के समर्थन में। और तुर्की के समर्थन में केवल और केवल मिस्र देश की सेना ने भाग लिया था, जिसके कारण तुर्की और मिस्र देश की सेनाओं की पूरी तरीके से पराजय हो जाती है। ठीक है, किस युद्ध में? तो बाबू तुर्की और यूनान वाले युद्ध में। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, पोलैंड में राष्ट्रवादी विद्रोह किसके शासन के खिलाफ हुआ था? पोलैंड में राष्ट्रवादी विद्रोह किसके शासन के खिलाफ हुआ था? तो सही आंसर 270 का हमारा होगा रूस। क्या होगा? रूस। रूस शासन के खिलाफ ही पोलैंड में राष्ट्रवादी विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, 1830 की क्रांति का प्रभाव पोलैंड में किस पर पड़ा? तो सही आंसर यहाँ पर 271 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी, उदारवादियों पर। 1830 की जब क्रांति, जुलाई की जब क्रांति फ्रांस में होती है तो उसका प्रभाव पोलैंड के उदारवादियों पर पड़ता है, राष्ट्रवादियों पर पड़ता है, वहां की बाबू जनता पर पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। 272 नंबर सवाल है, पोलैंड के राष्ट्रवादी आंदोलन को किसकी सहायता नहीं मिली? तो सही आंसर 272 का हो जाएगा हमारा बाबू, यहाँ पर 272 का इंग्लैंड और फ्रांस होगा ना। पोलैंड के राष्ट्रवादी आंदोलन को किसकी सहायता नहीं मिली? तो यहाँ पर 272 का सही आंसर इंग्लैंड और फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस प्रकार से इंग्लैंड और फ्रांस यूनान का समर्थन करते थे और यूनान का समर्थन करके बाबू उसे स्वतंत्र दिलाएं, स्वतंत्र राष्ट्र उसे बाबू लाएं, ठीक बाबू, वैसा समर्थन बिल्कुल भी उन्होंने पोलैंड देश के साथ नहीं किया था। किन देशों ने? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस ने। अगला सवाल है, पोलैंड में राष्ट्रवादी विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? पोलैंड में राष्ट्रवादी विद्रोह का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? पोलैंड स्वतंत्र राष्ट्र बना, रूस ने विद्रोह को कुचल दिया, इंग्लैंड ने हस्तक्षेप किया, या पोलैंड का जर्मनी में विलय हो गया। तो 273 का सही आंसर यहाँ पर होगा, रूस ने विद्रोह को कुचल दिया, विद्रोह को आगे बढ़ने नहीं दिया। अगला सवाल है बाबू 274 नंबर में, बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था? बोहेमिया जो देश है बाबू वो किसके शासन के अंतर्गत था? रूस के, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के या पोलैंड के? तो 274 का सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया के। बोहेमिया ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था। मैंने कहा ही ना बाबू आप लोगों को, संपूर्ण यूरोप ही मेटरनिक के शासन के अंतर्गत था, यानी कि ऑस्ट्रिया के अंतर्गत था, ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था। संपूर्ण यूरोप पर ही बाबू ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का अधिकार था, उसका प्रभुत्व था। तो यहाँ पर अगर हमारा सही आंसर होगा तो वो होगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, बोहेमिया में किस जाति ने स्वायत्त शासन की मांग की? बोहेमिया देश में किस जाति ने स्वायत्त शासन की मांग की थी? तो 275 का सही आंसर हमारा हो जाएगा चेक जाति ने। किस जाति ने? चेक जाति ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो परिणाम हुआ वो बताएंगे। तो 276 का सही आंसर होगा बाबू, आंदोलन को सख्ती से दबा दिया गया ना। बोहेमिया में राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुए थे बोहेमिया के नागरिकों के द्वारा, बोहेमिया के क्रांतिकारी और या फिर राष्ट्रवादियों के द्वारा, तो बाबू उनके आंदोलन को सख्ती से यानी कि क्रूरतापूर्ण, ठीक है बाबू, क्रूरतापूर्ण दबा दिया गया था, निर्दयपूर्ण दबा दिया गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव किस पर पड़ा? हंगरी के घटनाक्रम का जो प्रभाव है वो पड़ा था बाबू बोहेमिया पर। किस पर? हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो बोहेमिया। हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव अगर किसी देश पर पड़ा था तो उसका नाम है बोहेमिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कोसूथ किस विचारधारा का समर्थक था? तो बाबू सही आंसर होगा लोकतंत्र विचारधारा का समर्थक था। तो सही आंसर 278 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
कोसुत ने किस अवधारणा को जनता तक पहुंचाना शुरू किया? तो सही आंसर होगा वर्गहीन समाज। कोसुत ने वर्गहीन समाज अवधारणा को ही जनता तक पहुंचाना शुरू किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन इसके इस अवधारणा को भी दबा दिया गया था। अगला सवाल है 1848 की क्रांति का प्रभाव किस देश के राष्ट्रवादी आंदोलन पर पड़ा? तो सही आंसर बाबू यहाँ पर हो जाएगा 280 का हंगरी देश पर ना। जब फ्रांस में 1848 की क्रांति होती है तो उसका प्रभाव हंगरी देश के राष्ट्रवादी आंदोलन पर पड़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ? तो सही आंसर 281 का होगा ऑस्ट्रिया, क्योंकि हंगरी ऑस्ट्रिया के ही अधीन था, ऑस्ट्रिया के ही दोस्तों अंदर था ना, उसके ही बाबू अधिकार में था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कौन सी मांग स्वीकार की? 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कौन सी मांग स्वीकार की थी? तो सही आंसर यहाँ पर 282 का हमारा हो जाएगा स्वतंत्र मंत्री परिषद का। किसका? स्वतंत्र मंत्री परिषद का। 31 मार्च सन 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार कर ली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग कब स्वीकार की थी? तो बाबू आप लोग बताना 31 मार्च 1848 ईस्वी को। कब? 31 मार्च 1848 ईस्वी को ना, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है हंगरी में प्रतिवर्ष प्रतिनिधि सभा की बैठक कहाँ बुलाने की बात स्वीकार की गई? तो सही आंसर होगा बुडापेस्ट। हंगरी की जो राजधानी बुडापेस्ट है वहीं पर ही हंगरी में प्रतिवर्ष प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाने की बात स्वीकार की गई। तो सही आंसर बाबू आप लोग बुडापेस्ट याद रखेंगे। अगला सवाल है 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में कौन सी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उभर कर सामने आई थी? 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में कौन सी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उभर कर सामने आई बाबू? तो सही आंसर होगा संकीर्ण राष्ट्रवाद। कौन सा राष्ट्रवाद? संकीर्ण राष्ट्रवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद के प्रभाव से बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ? 285 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के प्रभाव से बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ? तो 285 का सही आंसर होगा जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें बाबू छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के प्रभाव से बाल्कन क्षेत्र में छोटे राज्यों का उदय हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है बाबू औद्योगिक क्रांति की आधारशिला किस पर टिकी थी? तो सही आंसर होगा उपनिवेशों के शोषण पर। औद्योगिक क्रांति की जो आधारशिला है वो टिकी थी किस पर? तो उपनिवेशों के शोषण पर। उपनिवेशों के शोषण के आधार पर ही औद्योगिक क्रांति संचालित होती थी, इसलिए उपनिवेशों के शोषण का आधारशिला किस पर टिका हुआ था? तो बाबू औद्योगिक क्रांति के आधारशिला जो है वो किस पर टिका था? तो उपनिवेशों के शोषण पर। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना। सब पहले चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, समझते चलिएगा। अगला सवाल है किस साम्राज्य का पतन राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के टकराव के कारण हुआ? आप लोगों को उस साम्राज्य का नाम बताना है जिसका पतन राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के टकराव के कारण हुआ। तो राइट आंसर 287 का हमारा होगा ओटोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? ओटोमन साम्राज्य बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है राष्ट्रवाद के प्रसार से कौन से दो महाद्वीप विशेष रूप से प्रभावित हुए? तो सही आंसर होगा बाबू एशिया और अफ्रीका। कौन से दो महाद्वीप? तो एशिया और अफ्रीका। राष्ट्रवाद के प्रसार से एशिया और अफ्रीका दो महाद्वीप जो ऐसे हैं जो प्रभावित हुए थे। किनके प्रसार से? तो राष्ट्रवाद के प्रसार से। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला सवाल है भारत में यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश सबसे पहले किसके शासनकाल में पहुंचे? तो टीपू सुल्तान के। याद रखेंगे भारत में यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश सबसे पहले टीपू सुल्तान के शासनकाल में पहुंचे थे। तो 289 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है 290 में टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय क्रांति से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की? आप लोगों को बाबू उस क्रांति का नाम बताना है जिससे प्रेरित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो सही आंसर 290 का हमारा यहां पर बाबू हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। टीपू सुल्तान ने
यूरोपीय क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 291 नंबर सवाल में कहा गया है टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष कहां लगवाया? तो श्रीरंगपट्टम में। कहां पर? श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष श्रीरंगपट्टम में लगवाया था। तो करेक्ट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की नेपल्स क्रांति की विफलता पर दुख प्रकट किया था? आप लोगों को उस वर्ष को बताना है जिस वर्ष राजा राम मोहन राय ने नेपल्स की क्रांति की विफलता पर दुख प्रकट किया था। तो 292 का बिल्कुल बाबू सही आंसर हमारा हो जाएगा 1821। सन 1821 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय ने नेपल्स की क्रांति की विफलता पर दुख प्रकट किया था। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 293 नंबर राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की स्पेनी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया? राजा राम मोहन राय ने जिस वर्ष स्पेनी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया, आपको बाबू उस वर्ष को बताना है। तो सही आंसर 293 का हमारा बाबू राइट आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी ना, 1823 ईस्वी। 1823 ईस्वी में ही स्पेनी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीयता के शुरुआती तत्व कब से दिखने लगे थे? तो सही आंसर 294 का हो जाएगा हमारा 1857 की क्रांति से। जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उस समय ही भारत में राष्ट्रीयता के शुरुआती तत्व दिखाई देने लग गए थे। तो करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 295 नंबर सवाल है राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने से किस तरह का प्रभाव यूरोपीय देशों पर पड़ा? तो सही आंसर 295 का हमारा होगा साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां बढ़ी। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने से साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी थी। यही बाबू प्रभाव यूरोपीय देशों पर दिखाई दिया था, यूरोपीय देशों पर पड़ा था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है यूरोपीय साम्राज्यवाद का पहला निशाना कौन से क्षेत्र बने? यूरोपीय साम्राज्यवाद का पहला निशाना कौन से क्षेत्र बने थे? तो सही आंसर 296 का हमारा होगा एशिया और अफ्रीका। कौन से क्षेत्र? एशिया और अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से बाबू क्या हुआ था? तो सही आंसर होगा कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। कई नए राष्ट्र उदय हुए थे 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। अगला सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे अधिक जो प्रभाव था वो बाबू पड़ा था बाल्कन क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बाल्कन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है ओटोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ओटोमन साम्राज्य के पतन का अगर मुख्य कोई कारण था तो वो था बाबू क्या? तो राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रभाव। 299 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन नहीं होता तो बाबू इसके प्रभाव से बिल्कुल भी ओटोमन साम्राज्य का पतन नहीं होता। तो ओटोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अगर कोई था तो वो था राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें पूछा गया है यूरोपीय राष्ट्रवाद का भारत में सबसे पहला प्रभाव किसके नेतृत्व में दिखाई दिया? तो राजा राम मोहन राय ना, राजा राम मोहन राय। 300 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय ने किन विचारों से प्रभावित होकर समाज सुधार शुरू किए? तो सही आंसर होगा स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद। राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद विचारों से प्रभावित होकर ही समाज सुधार शुरू किए थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस क्रांति से विशेष रूप से जुड़ा था? यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव जिस क्रांति से विशेष रूप से जुड़ा था आप लोगों को उस क्रांति का नाम बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, फ्रांसीसी क्रांति। पूरे यूरोप में अगर बाबू क्रांति की लहर दौड़ी थी, अगर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी, अगर बाबू पूरे यूरोप में अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए नागरिकों के द्वारा आंदोलन शुरू हुए थे तो वो हुए थे फ्रांस में होने वाले 1789 की क्रांति के दौरान ही, फ्रांस में होने वाले 1830 की क्रांति के दौरान ही, फ्रांस में होने वाले 1848 के क्रांति के दौरान ही। तो सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति
क्रांति से विशेष रूप से जुड़ा था। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित इस चैप्टर से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको बता चुका है। मुझे उम्मीद है बाबू कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर पूरा का पूरा दोस्तों अपना प्रश्न अगर कंप्लीट कर लेते हैं, कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले वीडियो से जुड़े कुल जितने सारे प्रश्न हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, 302 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो आपके इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित अगर कहीं से भी कोई भी अगर प्रश्न आपके मैट्रिक के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को आपके अगले चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।